जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इक्वेशन से आप वाकिफ़ हैं, फेमिलियर हैं, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन ऐसे अलजेब्रिक सेंटेंस को कहा जाता है कि जिसमें इक्वल टू की साइन, जो कि इज़ इक्वल टू भी आमतौर पे कहते हैं कि इज़ इक्वल टू की जिसमें साइन यानी बराबर की निशानी हो, तो ऐसा अलजेब्रिक सेंटेंस जो है वो इक्वेशन कहलाता है। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर दो एक्सप्रेशंस हमारे पास हों और उनके दरमियान इज़ इक्वल टू यानी बराबर की निशानी आ जाए तो उसे इक्वेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इक्वेशन की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सो ऑन। याद रखें कि जब भी हमें कोई इक्वेशन मिली होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब आप देख रहे हैं कि 3x + 4 इज़ इक्वल टू, अगर कहा जाए सपोज़ एक और एक्सप्रेशन अगर आप देख रहे हैं कि इज़ इक्वल टू x + 2, तो यहाँ देखें दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इज़ इक्वल टू की साइन आ गई तो हम कहेंगे कि ये एक इक्वेशन है। ये एक लीनियर इक्वेशन है आपके सामने। लीनियर इक्वेशन से मुराद होती है कि जब x पर पावर 1 होगी, क्योंकि हमें पता है जब पावर नज़र ना आ रही हो तो इट मीन्स कि वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है, तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। याद रखें कि जब कहा जाता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें, तो उसका मतलब होता है कि उस इक्वेशन में से हमने उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। मिसाल के तौर पे अभी आपसे कहा जा रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन जी 4x - 5 इज़ इक्वल टू, हाँ जी, सपोज़ कहा जाता है कि इज़ इक्वल टू 15। तो अब अगर इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो हम देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमें पता है इक्वेशन के 4 बुनियादी असूल होते हैं कि अगर एक चीज़ एक साइड पर कोई भी नंबर या वैल्यू प्लस हो रही है, दूसरी साइड पर जाती है तो वो माइनस होती है, और अगर माइनस हो रही है और वो वैल्यू दूसरी साइड पर अगर हम ले जाते हैं तो वो वैल्यू जो है वो दूसरी साइड पर जाकर प्लस होती है। इसी तरह से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होता है, डिवाइड हो रहा हो तो फिर मल्टीप्लाई। देखें अब इसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम -5 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये जो -5 हैं ये दूसरी साइड पर जाकर इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड पर +5 हो गया। अब 15 + 5 ऐड करते हैं तो इसका रिज़ल्ट मिला 20। इसी तरह से अब ये जो 4 मल्टीप्लाई में है, ये जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये जी डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा जी x इज़ इक्वल टू 20/4। तो 20 को 4 से हमने ये डिवाइड करना है। 4 का टेबल पढ़ सकते हैं, 4 5 द 20, सो x इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू को अगर हम चाहें तो सेट में रख लें तो उसे सॉल्यूशन सेट कहा जाएगा। ठीक है, याद रखें कि जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें से वेरिएबल की जो वैल्यू मिलती है हमें, उसे हम उस इक्वेशन की रूट कह सकते हैं जी। और याद रखें लीनियर इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें से हमें एक सिंगल रूट ही मिलती है जी। तो उस रूट को हम सेट की सूरत में लिखेंगे तो उसे सॉल्यूशन सेट कहा जाएगा।
लेकिन याद रखें कि जब दूसरी इक्वेशन सॉल्व की जाएं, पहले तो टाइप्स देख लें इक्वेशंस की। जैसे कि हम कहते हैं कि इक्वेशन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी, ये जो अभी हमने सॉल्व किया आपके सामने, ये लीनियर इक्वेशन थी। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन की टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। याद रखें कि लीनियर इक्वेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख रहे हैं 3x + 4 = 10 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल लिखना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल जी 5x² - 3x + 2 = 0। इसी तरह से क्यूबिक इक्वेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल जी 3x³ + 5x² सपोज 4। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन से मुराद होती है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है वो 1 हो, यानी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हो। फर्स्ट डिग्री से मुराद है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होती है। इसी तरह से आगे चलें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री से मुराद है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी, जैसे आपको एक्स पे स्क्वायर नज़र आ रहा है। क्यूबिक इक्वेशन जी जिसमें वेरिएबल की डिग्री जो है वो या हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होगी, थर्ड डिग्री इक्वेशन कहलाती है, तो वो क्यूबिक इक्वेशन होती है। इसी तरह से इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ टाइप भी चले नाम देख लेते हैं, क्वार्टिक इक्वेशन, या क्वार्टिक इक्वेशन को बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चंद टाइप्स हैं। इसके बाद हाई इससे ज़्यादा डिग्रीज़ हों तो उनके नाम याद करना ज़रूरी नहीं है, उनको सिंपली हम 5th डिग्री, 6th डिग्री, 7th डिग्री इक्वेशन कह सकते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा ऊपर टाइप्स पे हम जाएंगे भी नहीं और उनको सॉल्व करना नहीं सीखेंगे। हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस या उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक महदूद रहेंगे, क्योंकि हमें पता है हमें सब्जेक्टिव काम तो करना नहीं है, हमें तो ऑब्जेक्टिव MCQs की तरफ बढ़ना है। देखें अभी हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। इसकी एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, मिसाल के तौर पे हमें कहा जाता है कि सॉल्व द इक्वेशन 3x + 5/4 = x + 3/5। देखें दोनों साइडों पर वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं, इक्वल की दोनों साइडों पर अपान में वैल्यूज़ हैं। इस चीज़ से काफ़ी स्टूडेंट्स वाकिफ़ हैं, या थोड़ी देर पहले भी हमने ज़िक्र किया कि इक्वेशन में अगर एक चीज़ एक तरफ डिवाइड हो रही होती है तो दूसरी तरफ जाती है तो वो मल्टीप्लाई होती है। हाँ, इस रूल को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अगर हम यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यानी ये जो 5 है डिवाइड में, ये दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा 4, इसी तरह से क्रॉस में दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई होगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3x + 5 से, और इजिकल टू में 4 मल्टीप्लाई होगा x + 3 के साथ। अगर हाँ जी मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 = 15x + 25 = 4x + 4 3 =
12। अब उसके बाद वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ एक तरफ जाते हैं, 4x प्लस के हैं, इस तरफ आएंगे तो माइनस में। इसी तरह से 25 प्लस में है, ये उस साइड पर जाएंगे तो ये भी हो जाएंगे जी माइनस में 25। तो 15x माइनस 4x अगर हम करते हैं तो हम देखेंगे जी रिज़ल्ट मिलेगा इसका हमें 11x, और दूसरी साइड पर हम देख रहे हैं कि ये सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस 13 बच गए, तो ये रिज़ल्ट आएगा जी x इज इक्वल टू माइनस 13 अपान इस वैल्यू को हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। जी सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे होंगे कि मिस्टेक हुई है, ये 11 थे मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड पर जाएंगे तो ये डिवाइड में चले जाएंगे, तो x की वैल्यू जो है वो बनी माइनस 13 अपान 11। सॉरी जी, इसको करेक्ट कर दें, अगर आपने नोट कर दिया था तो दोबारा इसको सही कर दें कि इसका सोल्यूशन मिला है माइनस 13 अपान 11। तो ये कहलाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट। लेकिन अगर हम चाहें तो माइनस 13 अपान 11 को डिवाइड करके 13 को 11 से डिवाइड अगर करते हैं तो इसको हम मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा जी 1 होल 2 अपान 11, लेकिन माइनस में। तो इसी सॉल्यूशन सेट को अब अगर हम दोबारा लिख लें तो -1 होल 2 अपान 11 भी लिखा जा सकता है अगर आप चाहें तो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, हमने तो देखना होगा कि ऑप्शन किस तरह से मिला हुआ है, तो जिस तरह से ऑप्शन होगा उस तरह से हमने उसका आंसर जो है वहाँ पे समझ लेना है। तो ये देखें, ये हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की, तो इससे हम देख रहे हैं कि हमें x की एक वैल्यू हासिल हुई है। याद रखें कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अगर हम जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कह चुके हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। सेकंड डिग्री से मुराद है कि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है। लीनियर इक्वेशन में x पर पावर 1 होती है, मैक्सिमम 1 से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम उसे लीनियर इक्वेशन या फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। और उससे ये भी याद रखें कि उसकी जो रूट मिलती है वो एक ही रूट मिलती है, सिंगल रूट होती है हमेशा। उसके सॉल्यूशन सेट में एक ही मेंबर होता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दूं कि ऐसा सेट जिसमें एक मेंबर हो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट हमेशा सिंगलटन सेट होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब अगर हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी उसमें वेरिएबल पे पावर 2 आती है। सबसे पहले अगर आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नोट कर दें, ये कहलाती है जी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। साथ में यहाँ पे ये भी बता दें कि ये a, b और c नंबर्स होंगे, कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन a जो है दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो स्क्वायर वाली टर्म ही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, हम मिसाल लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसमें अब आप देख रहे हैं कि a की जगह पर 2 है, b की जगह पर 3 है, और इसी तरह से c की जगह पर 1 है। तो हम देख रहे हैं पहली टर्म पे x पे स्क्वायर है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। याद रखें स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। ख़ास तौर पर जी 3 मेन मेथड्स हैं हमारे पास, लेकिन हम यहाँ वो ज़रूरी नहीं कि सारे समझेंगे, नहीं, हम इनमें से 1 या 2 मेथड देखते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला मेथड जो है वो हमारे पास है बाय यूजिंग
फैक्टराइजेशन। जी, फर्स्ट मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सबसे आसान मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। जी स्टूडेंट, हम फैक्टराइजेशन पिछले लेक्चर में समझ के आए हुए हैं। फैक्टराइजेशन में या तो कॉमन निकाला जाता है, फार्मूला यूज़ किया जाता है, या फिर बाज़ औक़ात ट्राइनॉमिनल एक्सप्रेशन हो तो उसकी मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स से रिस्पांस मिला कि उनको मिडल टर्म ब्रेक करना सही तरह से नहीं समझ में आया, तो आज हम देखते हैं कि अगर हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका ये रिपीट हो जाएगा कि मिडल टर्म किस तरह से ब्रेक की जाती है, ये आज हम समझेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड है जी, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लेकिन ये टोटली सब्जेक्टिव मेथड है, बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये हम यूज़ नहीं करेंगे, ना ही इसको हम समझने में जाएंगे, टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन तीसरा मेथड वो है जी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने सुना होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स ने तो पढ़ा भी होगा, याद भी होगा उनको। पढ़ा सब नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को याद ना हो, तो उनके लिए दोबारा रिपीट कर लें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ जी, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। ये भी आसान मेथड है, ठीक है। ये याद रखें कि जब फैक्टराइजेशन की जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि हर इक्वेशन फैक्टराइज हो जाए। बाज़ इक्वेशंस या बाज़ एक्सप्रेशंस फैक्टराइज नहीं होते, उनका फैक्टराइज होना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर हम ये दूसरा मेथड यानी जो कि लास्ट वाला है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम हमें कहा जाता है कि ये सॉल्व करें, इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये देख रहे हैं हम कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे अगर हमें कहा जाए सॉल्व करें तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सारे ही मेथड इस पे यूज़ हो सकते हैं, लेकिन हम पहला मेथड सीखते हैं जी, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन हम देख रहे हैं कि ये ट्राइनॉमिनल एक्सप्रेशन है, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, मिडल टर्म जब ब्रेक करनी है तो सबसे पहले दोनों साइड वाली जो टर्म्स हैं उनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 3x स्क्वायर है और 2 है, अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बनेगा जी 6x स्क्वायर। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी मिडल टर्म 7x है, तो 7x को इस तरह से ब्रेक करना है हमने कि इसको अगर हम प्लस करें तो उसका जवाब 7 बने, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो सेम 6x स्क्वायर बनना चाहिए। तो देखिए 7x को अगर हमने अभी आपके सामने, ये बड़ा छोटा नंबर है, इसको हम डायरेक्ट ज़ुबानी तोड़ रहे हैं कि 6x प्लस 1x अगर लिख दें जी, तो 6x और 1x प्लस हों तो 7x बनते हैं, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है जी 6x स्क्वायर। सही ब्रेक हुआ। अब हम देख रहे हैं पहली दो टर्म्स में से जी कॉमन निकालते हैं 3x, तो ये रह गया x प्लस जी 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम्स। उसके बाद लास्ट 2 टर्म्स में देख रहे हैं कि इन दोनों में 1 कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 जी। 1 का टेबल या 1 कॉमन लेने से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। तो अब हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट सेम हो गई, ब्रैकेट कॉमन निकाल रहे हैं, बाकी बच रहा है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें ये इक्वेशन फैक्टराइज हो गई, और अब हम देख रहे हैं कि इसमें ये दो फैक्टर्स मिले हैं
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अब याद रखें कि जब दो फैक्टर्स हमें मिलते हैं इक्वेशन में तो उन दोनों को इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे, आइदर x+2 इक्वल टू ज़ीरो और 3x+1 इक्वल टू ज़ीरो। इसको फर्दर सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू -2 और इसी तरह से दूसरी इक्वेशन जो है उसे सॉल्व किया तो ये बना x इज इक्वल टू -1/3। तो देखें स्टूडेंट, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने सॉल्व की है तो हमें दो इसके रूट्स मिली हैं। इन रूट्स को हम यानी x की वैल्यूज़ कह दें। तो x की वैल्यूज़ जो हैं आप देख रहे हैं, दो रूट्स हमें मिली हैं, दो वैल्यूज़ मिली हैं। इनको सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे इस तरह से। तो याद रखें स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखा हमने कि फैक्टराइज जब करते हैं तो इस तरह से उससे हमें उसका सोल्यूशन मिल जाता है। दूसरा मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले ये चंद और एग्जांपल्स दे देते हैं स्टूडेंट्स को जिनको मिडल टर्म अभी भी ब्रेक करने में दुश्वारी है। फॉर एग्जांपल जी, ये हमारे पास है 4x² + 12x + 5 इक्वल टू 0। देखें फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें 4x² को 5 से, तो ये बन रहा है जी 20x²। अब मिडल टर्म हमें नज़र आ रही है कि 12x है, तो 12 को इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस करें तो 12, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 20x आंसर आए जी। तो ये आपने देखा कि हमने इसको ब्रेक किया 10x एंड 2x, क्योंकि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आंसर आएगा जी। 10x और 2x मल्टीप्लाई हुए तो ये बना 20x²। तो इस तरह से बाकी इसको इक्वेशन को सॉल्व जैसे हम ऊपर सीख कर आए हैं, ठीक है जी, बिल्कुल उसी तरह से इसमें से आगे कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद दो फैक्टर्स बनेंगे और फिर उनको, तो ये देखें मिडल टर्म जब भी ब्रेक करनी है तो इस तरह से मिडल टर्म ब्रेक की जाती है। इसके बाद भी अगर आप एक और एग्जांपल देख रहे हैं, इनको सॉल्व नहीं कर रहे हम इक्वेशंस को, जस्ट आपको जिन स्टूडेंट्स को मिडल टर्म ब्रेक करने में दुश्वारी है उनके लिए ये मिडल टर्म मैं ब्रेक कर रहा हूँ ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, एक और एग्जांपल है उससे थोड़ी डिफरेंट, 5x² - 9x - 2 इक्वल टू 0। इसमें अगर हम साइड वाली दोनों टर्म्स, बाहर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5x² को -2 से, तो ये हम देख रहे हैं जी इसका रिज़ल्ट हमें मिल रहा है -10x²। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि मिडल टर्म को हमने उस नंबर से, छोटे नंबर्स में ही ब्रेक करना है, नहीं, हम उससे नंबर बढ़ा कर भी वापस आ सकते हैं। जैसे अब यहाँ हम -9x को हम ब्रेक कर रहे हैं जी, -10x + x, क्योंकि देखिए -10x और +x सब्ट्रैक्ट होके -9x बनते हैं। लेकिन अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे सेम रिज़ल्ट आ रहा है -10x²। तो इस तरह से मिडल टर्म ब्रेक की जाती है कि दरमियान वाली टर्म को ऐड किया जाए तो उस दरमियान के वाली वैल्यू के बराबर, और मल्टीप्लाई करें तो उसकी। बाकी इसको सॉल्व उसी तरह से जैसे ऊपर हम एग्जांपल देख के आए हैं, इसी तरह से हम इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने के हमारे पास जो पहला मेथड है वो आज हमने सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल आसानी से हम फैक्टराइजेशन की मदद से जो है वो सॉल्व